नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता, तेज तर्रार नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री ठाकुर महेंद्र सिंह। ठाकुर साहब, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। ठाकुर साहब, आपसे बहुत सी बातें करनी, आपके जन्म के बारे में, कैसे राजनीति में आप आए, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि ये राज क्या है, माजरा क्या है। आप छठी बार लगातार मंडी ज़िले के धर्मपुर चुनाव क्षेत्र से जीते हैं और मज़े की बात यह है कि पहले 5 चुनाव आप अलग अलग चुनाव चिन्ह पर जीते हैं। अब ये 2 बार हुआ है, दूसरी बार 2012 में कि आप कमल चुनाव चिन्ह पर जीते हैं और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आपकी एंट्री हुई थी। ये बताइए क्या है। 22 फरवरी 1950 को मेरा जन्म एक साधारण परिवार में है, जो ग्रामीण क्षेत्र में है। मेरे दादाजी वन के ठेकेदार रहे हैं, मेरे पिताजी तहसीलदार के रूप में जो है रहे हैं। मेरी शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र में और उसके बाद कॉलेज में, और जैसे ही मैं 19 वर्ष का हुआ, फौज में चले गए तो मैं इंडियन आर्मी में चला गया। डोगरा रेजिमेंट थी? डोगरा रेजिमेंट, 9 डोगरा। 1971 का युद्ध लड़ा आपने? मैं 15 जनवरी 1969 को मैंने आर्मी में एनरोल हुआ जी। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस भारत माता की और इंडियन आर्मी में एक सैनिक के रूप में काम करने का जो मौका मिला, उस मौके में ऐसा संयोग बना कि 1971 का जो युद्ध है, भारत पाक युद्ध, वो भारत और पाक के बीच में हुआ। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश, जो पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ मेरी रेजिमेंट 9 डोगरा, हमें आदेश हुए कि तुरंत 9 डोगरा जो है वो कलकत्ता से आगे कृष्णानगर से आगे जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में आगे घुसेगी, मुफ्ती वाहिनी के रूप में। लगातार 3 महीने तक हम सिविल ड्रेस में जो है हथियारों के साथ आगे चलते गए। जब हम कुश्तिया में पहुँचे, कुश्तिया पूर्वी पाकिस्तान का और वर्तमान के बांग्लादेश का एक ज़िला था, और जब हम कुश्तिया में पहुँचे तब हमें पीछे से आदेश मिले कि अब भारत और पाक के बीच में जो है युद्ध घोषित हुआ है। अरे वाह। उसके 15 दिनों के अंदर हम कुश्तिया से जनीडा जिला था, जनीडा से आगे हार्डिंग ब्रिज, तो हमारी इंडियन एयरफोर्स ने वो सेल गिराया और उसके सेल गिराने से जो हार्डिंग ब्रिज है उसका एक हिस्सा कट गया, और जिस कटने की वजह से फिर उन्होंने हमारे सामने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। आप चश्मदीद हैं और खुद लड़े हैं? खुद लड़े। और जनरल नियाजी को तो आत्मसमर्पण कराया 90,000, 91,000 नॉट 90,000, 91,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने जो है आत्मसमर्पण किया हमारे सामने। और मुझे याद है कि वो 15 दिसंबर 1971 मेरी बटालियन को आदेश हुआ कि छमजोड़िया सेक्टर में आपको जाना है। अच्छा, फिर वहाँ भी गए? कैसा संयोग बना कि सीज फायर हो गया रात को, और दूसरे दिन हम एयरपोर्ट में जैसे हम तैयार थे, लेकिन हमें पता चला कि आज सीज फायर हो गया है, युद्ध विराम हो गया हुआ है। 91,000 पाकिस्तानी सैनिक जो है भारतीय सेना ने जो है उनको अपने कब्जे में कर लिया हुआ है। ये तो हुई सेना में आपके योगदान को लेकर बात। अब बताइएगा कि राजनीति में पदार्पण कैसे हुआ? क्या कोई प्रेरणा स्रोत था? क्या कोई गॉड फादर है पॉलिटिकल? क्या है? 1974 में मैंने आर्मी छोड़ दी, और 1974 से लेकर के 1988 तक जो है मैं आर्मी छोड़ने के उपरांत मैंने कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम किया। काम करती बार मेरे साथ जो मेरे विधानसभा चुनाव क्षेत्र के लगभग 500 जो लोग थे, जो स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर थे जी, उन्होंने कहा कि ठेकेदार जी, हमने आपसे जो है चुनाव लड़ाना है विधानसभा का। मैंने उनको कहा, वैसे पहले रुचि नहीं थी? कोई रुचि नहीं थी। मैंने उनको ये कहा कि देखो, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। मेरे परदादा, मेरे दादा, मेरे पिताजी, मेरे परिवार से, मेरे सगे संबंधियों में आज तक ना राजनीति में कोई रहा है, ना इवन पंचायत के इलेक्शन तक किसी ने लड़े। लेकिन वो संयोग था
उस परमपिता परमेश्वर को मंजूर था। और मेरे उन जो मेरे साथ काम करते थे उनके मुखारबिन से जो ऐसी वाणी निकली, और मुझे 1990 में जो है एक इंडिपेंडेंट निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जो है मैंने चुनाव लड़ा। मेरा चुनाव चिन्ह जो है वो चढ़ता हुआ सूर्य था उस समय। तो सूरज चढ़ता ही जा रहा है अब तक। क्या बात है। तो जैसे ही हमने नॉमिनेशन फाइल किया, उस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नॉमिनेशन फाइल होता था मंडी में। हाँ, तो जब गिनती शुरू हुई उस वक्त स्टैम्प्स लगती थी, तो जो वहाँ गिनती करने वाले थे, काउंटिंग ऑफिसर्स थे, वो कहने लगे कि कौन है महेंद्र सिंह। मैंने कहा जी मैं हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इंडिपेंडेंट तो ये कहाँ जीतना है इसने। लेकिन मैंने उस वक्त जितने भी प्रत्याशी थे सबको हराया और राजनीति में पदार्पण हो गया। उसके बाद में तो आप कांग्रेस में आ गए। उसके बाद 1993 में पंडित सुखराम जी हमारे जिला से थे, वो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे। उनका चुनाव आ गया। जैसे ही 89 में लोकसभा भंग हुई थी, लोकसभा नई बनी थी, 1991 में लोकसभा का चुनाव आ गया। तो लोकसभा के चुनाव में उनको जरूरत थी कि मैं उनकी मदद करता। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा आप कांग्रेस में आ जाओ। हमने कांग्रेस में जा कर के जो है फिर दूसरा जो चुनाव है मेरा, वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथ पर हुआ। फिर आ गया 98, और उस पर भी मैं जीत गया। फिर आ गया 1997-98। पंडित सुखराम को भी कांग्रेस से निकाल दिया, मुझे भी कांग्रेस से निकाल दिया गया। तो फिर हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के रूप में हमने 1996 में और 97 में जो है पार्टी का गठन किया। और 1998 में हविंका के हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी के चुनाव टेलीफोन पे जो है चुनाव लड़ा और उसमें भी चुनाव जीत गए। और हम जो 4 लोग, पंडित सुखराम जी, मैं, मनसा राम जी, प्रकाश चौधरी, हम 4 लोग हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी से जीत करके आए। हम 4 अगर हम भाजपा की तरफ को सपोर्ट करते तो भाजपा की सरकार बननी थी, हम अगर कांग्रेस को सपोर्ट करते तो कांग्रेस की सरकार बननी थी। हमने उचित समझा कि हम भारतीय जनता पार्टी के को जो है अपनी सपोर्ट देंगे, समर्थन देंगे, और हमने समर्थन दिया। 22 दिनों तक जो है वो अब सरकार नहीं बन रही थी। आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी ने वैसे ओथ ले ली, लेकिन 22 दिनों के बाद जो उनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और आपने तख्ता पलट कर दिया। भाजपा हिविंका गठबंधन की सरकार बन गई। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। चर्चा रुचिकर होती जा रही है, कृपया आप बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं लौटे। आप हिमाचल में पहले कहते थे 50+, अब आप कह रहे हैं 60+। क्या एजेंडा है आपका? हमारा एजेंडा विकास, सबका साथ। मुख्यमंत्री कहते हैं विकास करते हैं हम तो। विकास पता नहीं कहाँ करते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठाकुर साहब जी, पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी 1998 तक की। 2003 में आप नाराज हो गए, डाइसेंट हो गया है, और आपने अपना ही मोर्चा खड़ा कर दिया और चुनाव लड़ लिया। क्यों? पंडित सुखराम जी ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया, तो कुदरती मुझे अपनी पार्टी बनानी पड़ी। आप तो उनके खासुल खास थे। और अब तो उनसे पूछे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2003 में मैंने अपनी पार्टी बनाई। 16 प्रत्याशी जो है पूरे हिमाचल प्रदेश से खड़े किए, और उन 16 में से बहुत ऐसे प्रत्याशी थे जो सेकंड नंबर पे रहे, लेकिन मैं चुनाव जीत गया। विधानसभा में हविंका का भी एक जीत करके आया पंडित सुखराम, और मेरी पार्टी का भी एक जीत करके आया महेंद्र सिंह। आप खुद। और फिर उसके बाद चुनाव चिन्ह क्या था? कार। जी। उसके बाद आ गया फिर 2007 में। फिर 2004 में मुझे भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो है मुझे कहा कि आप इसमें आ जाओ। मैंने अपनी पूरी पार्टी का विलय जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में कर दिया। 2007 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह मिला, सिंबल मिला, और चुनाव लड़ा। कमल। 5वां चुनाव अलग अलग चुनाव चिन्हों पे कमल के फूल पे जो है वो विधानसभा के बीच। आप अपने इलाके के लोगों को हिप्नोटाइज तो नहीं कर देते? वो उनका बड़पन है जो जिन्होंने मेरे ऊपर लगातार विश्वास प्रकट किया है।
ये तो बहुत बड़ी बात होती है ठाकुर साहब। मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन में अपने लोगों को देव समान समझा है, देव तुल्य समझ करके जो है उनकी सेवा की है। जब भी मेरे पास कोई विभाग आया, मैंने अपने विभाग की प्राथमिकता अपने चुनाव क्षेत्र में रखी, अपने ज़िले में रखी, पूरे प्रदेश में रखी। बड़ी बड़ी योजना जो है पूरे प्रदेश के लिए। आपके ऊपर तो ये आरोप भी लगा कि लोक निर्माण मंत्री रहते आपने 4000 लोग अकेले अपने धर्मपुर क्षेत्र के लगा दिए। मैंने 4000 अपने क्षेत्र के लगाए, उसके साथ साथ लगभग 13000 जो पूरे हिमाचल प्रदेश में लगाए थे। लगभग 17000 लोग लगाए थे। इसलिए लगाए थे क्योंकि लोक निर्माण विभाग बहुत बड़ा विभाग है। उस विभाग में सड़कों की मरम्मत करने के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए अगर हमारे पास लेबर नहीं होगी, मजदूर काम करने वाला नहीं होगा, तो कैसे पहाड़ी राज्य में जो है हम आवागमन को जो है बरकरार रख सकते हैं। क्या अब ये हम मान लें कि ठाकुर महेंद्र सिंह अब अगले सारे चुनाव कमल चुनाव चिन्ह पे ही लड़ेंगे? अब तो इस देश का नेतृत्व एक ऐसी महान विभूति के पास है जिसको ढूंढते ढूंढते भारतीय जनता पार्टी जो है अब सफल हुई है। मोदी जी तो एक करिश्मा है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए मैं कह सकता हूँ। और उनके साथ जो उनके सहयोगी के रूप में जो पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं आदरणीय अमित शाह जी, वो उनका मैनेजमेंट और उनका चुनाव लड़ाने की जो नीति है वो इतनी दुरुस्त है जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आपने प्रधानमंत्री की बात की, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, आपने तो सफाई कर दिया। अब क्या हिमाचल में वैसा ही करने का इरादा है? मेरा सौभाग्य रहा हाँ। कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुझे मथुरा का प्रभारी बनाया गया था, जहाँ से हमारे राष्ट्रीय सचिव और जो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत जी शर्मा जी वो चुनाव लड़ रहे थे जी। तो मैं वहाँ 15 दिन लगा के आया और वहाँ जो मैंने देखा, जिस दिन अमित शाह जी 3 फरवरी को वहाँ पर आए, 3 फरवरी में मुझे ऐसा लगा उससे पीछे हमारा चुनाव काफ़ी दबा हुआ था। अमित शाह जी के आने के उपरांत ऐसा लगा कि चुनाव ऐसे उठा ऊपर को कि जहाँ मतदाता साइलेंट था, जहाँ कार्यकर्ता मुरझाया हुआ था, वो कार्यकर्ताओं में पूरा जोश आ गया। मतदाता जो खुल करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया। और पक्ष में नहीं आया बल्कि जब चुनाव परिणाम 11 मार्च को निकले तो जहां हम सोच रहे थे कि कहीं 30-35 हज़ार से जीतेंगे श्रीकांत शर्मा जी, 1,01,161 वोटों से जो है वो जीते। उन्होंने एक ऐसी जीत दर्ज कर दी। वो सारा करिश्मा जो है वो अमित शाह जी की मैनेजमेंट है और मोदी जी की जो नीतियां हैं इस देश के लिए, इस समाज के लिए और गरीब वर्ग के लिए, उन नीतियों का जो है वो सारा। ठाकुर साहब, मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ये कह रहे हैं कि वो 7वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। आप तो अपनी बात कर रहे हो, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत काम किया सरकार ने। 7वीं बार 7वें आसमान पे होंगे ये आने वाले चुनाव में। ये जो हमारा चुनाव इसी वर्ष होने जा रहा है, इस चुनाव में क्या एजेंडा है आपका? हमारा एजेंडा विकास, सबका साथ। मुख्यमंत्री कहते हैं विकास करते हैं हम तो। विकास पता नहीं कहाँ करते हैं, घर में करते होंगे, लेकिन धरातल पे तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम पूरे प्रदेश में घूमते हैं, मैं अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र में जाता हूँ। आज सड़कों की दुर्दशा है, आज आईपीएच विभाग का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, इसका कोई हिसाब नहीं। आज कोई विभाग देख लो, कोई मंत्री देख लो, हमने 4 सीट दी हुई है और उन 4 सीटों में जो वर्तमान की 4 सीटें हमने मंत्री वाइज दिया हुआ है कि इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उन भ्रष्टाचार के आरोपों को हमने खुलेआम कहा कि अगर आपके अंदर दम है आप न्यायालय में जाइए, आप हमारे खिलाफ डेफेमेशन करिए। लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। आज भ्रष्टाचार पहला मुद्दा जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जो मोदी जी की नीतियाँ हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में क्लीन स्वीप हुई है, मैं कहता हूँ इससे उत्तराखंड से भी बड़ी क्लीन स्वीप जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर होने वाली है। 60+ जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले। वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ठाकुर साहब से जानेंगे कौन हो सकता है यदि भाजपा सत्ता में आती है मुख्यमंत्री। इस साल के चुनावों में भाजपा सत्ता में आती है, कौन होगा मुख्यमंत्री? किसी भी राज्य में जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी को उतारा नहीं जा रहा है। आप नहीं हो सकते?
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ठाकुर साहब, मान लीजिए इस साल के चुनावों में भाजपा के पक्ष में नतीजे आते हैं, भाजपा सत्ता में आती है, कौन होगा मुख्यमंत्री? आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, महाराष्ट्र में भी देखा, हरियाणा में भी देखा, गोवा में भी देख लिया। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय हाईकमांड के बड़े सीधे से आदेश हैं कि चुनाव से पहले किसी भी राज्य में जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में किसी को उतारा नहीं जा रहा है। संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं अपने मुताबिक और कार्यकर्ताओं के मुताबिक जो है चुनाव लड़ाते हैं। और अब पूरा दायित्व जो है, मोदी जी ने एक बात कही है, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, क्योंकि देश को आगे ले जाना है। ठाकुर साहब, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ उस प्रकार से वो स्थापित नेता नहीं थे, कहीं रघुवर दास, कहीं खट्टर, तो क्या हिमाचल में भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा? ये तो अभी तक वक्त से पहले कहना मेरे लिए कोई संभव नहीं है, लेकिन जब चुनाव होंगे, चुनाव के उपरांत जो चुनाव के परिणाम जो कि इस वक्त 100% लग रहे हैं कि हम 60+ जो है क्रॉस करेंगे इस बार। प्रेम कुमार धूमल 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वर्तमान में विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं, तो क्या वो ऑटोमेटिक चॉइस हो सकते हैं? मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि ये मेरे स्तर की बात ही नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात चर्चाएं है। तो जगत प्रकाश नड्डा की भी हैं। मैंने कहा कि मैं इस पे कुछ भी नहीं कह सकता। आप 6ठी बार विधायक बने हैं, विधानसभा में वरिष्ठतम विधायकों में से एक हैं, आप नहीं हो सकते? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता के रूप में मैं काम करता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में ही मैं काम करूँगा। मुझे जो भी दायित्व मेरी पार्टी सौंपेगी, मैं उस दायित्व का निर्वहन करूँगा। आपकी छवि एक धाकड़ मंत्री की रही है, आप काम करवाना जानते हैं, हमने देखा है आपको, तो क्या पार्टी आप पे भी तो दाव खेल सकती है? ये तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये विषय जो है ना मेरे से संबंधित है, ना मैं इसके लिए उत्तरदायी हूँ। ये विषय जो है ये तो राष्ट्रीय हाईकमांड का विषय है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, कुछ भी नहीं कह सकता। भाजपा पार्टी विद डिफरेंस की बात कहती है, और वीरभद्र सिंह ने अपने पुत्र विक्रमादित्य सिंह को प्रमोट किया, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। धूमल साहब के पुत्र अनुराग ठाकुर खैर तीसरी मर्तबा सांसद हैं। भोरंज में भी आपने ईश्वर दास दीवान, जो लगातार 6 बार वहाँ से विधायक थे, उनका निधन हो गया, अब आपने उनके बेटे डॉक्टर अनिल धीमान को टिकट दे दिया, तो फिर डिफरेंस कहाँ रह गया? अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, अगर एडवोकेट का बेटा एडवोकेट बन सकता है, तो जो राजनीतिक परिवार है और राजनीतिक परिवारों में से जो ऐसे उनके बच्चे हैं जो संगठन की दृष्टि से अपनी पार्टी में उनका पूरा योगदान है, काम कर रहे हैं लगातार, और लोगों के बीच में उनकी साफ और स्वच्छ छवि है, तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, जहाँ ऊपर से थोपा जाए कोई, वो गलत है, लेकिन जो जब धरातल से निकला हुआ हो उसको रोकना तो ठीक नहीं है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ। क्या हम ये समझें कि आपके पुत्र या पुत्री वो भी राजनीति में? मैंने कहा है कि अगर जनता जनार्दन के बीच में, मतदाताओं के बीच में, समाज के बीच में जो अच्छा काम करे, संगठन पार्टी के लिए संगठन की दृष्टि से अच्छा काम करे, मैं ऐसा समझता हूँ कि उसमें तो किसी को कोई विरोध नहीं, उसका किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, विरोधाभास ही नहीं है इसमें। भोरंज चुनाव को लेकर प्रचार जारी है जी, आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, क्या लगता है क्या होने वाला है वहाँ? सर, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी अनिल धीमान जीतेगा और बहुत बहुत अच्छे वोटों से जीतेगा, क्योंकि मैं P1 सेक्टर का प्रभारी हूँ, मेरे पास 29 बूथ जो है मुझे दिए गए हैं। आपको ये लगता है कि एक तरह से ये सेमीफाइनल है या एक? हाँ, निश्चित तौर पे
ये ट्रेलर है। आने वाला विधानसभा का जो चुनाव है, नवंबर में तो चुनाव ही हो जाने, हाँ, उसके लिए सेमीफाइनल का काम करेगा। और फिर नगर निगम के, शिमला नगर निगम के चुनाव मई में। नगर निगम के चुनाव, पंचायतों के चुनाव, नगर निगमों के, निकायों के चुनाव जो हैं, उनको हम विधानसभा के साथ जोड़ें तो मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि हमने देखा है कि मतदाता का रुझान, मतदाता का रुख जो है छोटे चुनावों की तरफ अलग होता है, विधानसभा के चुनाव के लिए अलग होता है, लोकसभा के चुनाव के लिए अलग होता है। शिमला नगर निगम, आप इसके पक्ष में हैं कि चुनाव पार्टी सिंबल पे हो? निश्चित तौर पे। सरकार क्यों भाग जब रही है? पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो पार्टी सिंबल के ऊपर चुनाव हुए हैं। जी। इस बार अगर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पार्टी सिंबल पे चुनाव नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि वर्तमान की जो सरकार है वो चुनाव के उपरांत जो प्रत्याशी जीतेंगे वो खरीद फरोख्त करके जो है अपनी नगर निगम बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सत्ताधारी दल जो है कांग्रेस पार्टी इस प्रदेश के अंदर है। अगर निष्पक्ष चुनाव कराने हो तो पार्टी के चुनाव चिन्ह के ऊपर चुनाव करवाए जाएं तो उससे लगेगा कि शिमला शहर, शिमला नगर निगम के जो लोग हैं, मतदाता हैं, वो किस तरफ जाते हैं। पड़ोसी पंजाब में चुनाव हुए, वहाँ कांग्रेस थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आ गई, क्या इसका कुछ प्रभाव रहेगा हिमाचल में? पड़ोस में चुनाव हुए उत्तराखंड में, हमारे पड़ोस में उत्तराखंड भी है, हमारे पड़ोस में चुनाव, हमारे पंजाब भी है, हमारे पड़ोस में हरियाणा भी है। हरियाणा में तो ऐसा बोलते थे हम भारतीय जनता पार्टी आ नहीं सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उत्तराखंड में जो वहाँ मुख्यमंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, वो उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से अपना नामांकन भरा हुआ था और वो दोनों जगह से हार गए बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी से जो है। अंतिम प्रश्न, पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि लाल बत्ती कल्चर खत्म करेंगे। भाजपा सरकार बनती है प्रदेश में तो क्या होगा, हो जाएगा ऐसा? जब सरकार बनेगी और सरकार में जो मुख्यमंत्री होंगे और जो मंत्रीगण होंगे, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, बताइए। मेरी व्यक्तिगत राय है कि जो लाल बत्ती कल्चर है या येलो लाइट जो कल्चर है, ये पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अलग अलग वहाँ का रहन सहन अलग है। सीधे प्रश्न का उत्तर दीजिए, मतलब लाल बत्ती रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए? येलो बत्ती जो है, एमएलए के लिए येलो बत्ती जो है वो रहनी चाहिए, क्योंकि हाँ, इसलिए हमारे साथ एमएलए तो सेवक होता है। कोई भी पुलिस की कोई गाड़ी हमारे साथ नहीं होती है, हमारे साथ नहीं होती। पंजाब में गाड़ियाँ होती हैं, उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ होती हैं, एमएलए के साथ भी होती है और मंत्रियों के साथ भी होती है, लेकिन हमारे प्रदेश में यहाँ पर तो केवल मात्र हमारे साथ एक पुलिसमैन होता है। इस करके हिमाचल प्रदेश में इसकी आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ईटीवी के साथ ख़ास बातचीत की। हमारी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईटीवी का अपने दिल की गहराइयों से यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। वहाँ आप जिस प्रकार से समाज सेवा में लगे हैं, निष्पक्षता से जो है आपका ईटीवी जो है पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर काम कर रहा है। आप असली मायने में इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़। नमस्कार।